नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज मैं आपको ऐसे लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो अपने घर का आटा इंटरनेट के डाटा से कमाते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे, सोच रहे होंगे कि ये डाटा से आटा कमाने वाला कौन है और इंटरनेट से कमाई का चक्कर क्या है। इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ा हो तो इसे चलाने वाला सोशल मीडिया देश में करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है। जेब में स्मार्टफोन और फोन में इंटरनेट डाटा, ये तो जैसे जादू की छड़ी हो गई। www के साथ जो मन आए लिख दें और वो फोन स्क्रीन पर प्रकट हो जाता है। फिर जब तक इंटरनेट स्पीड और डाटा साथ दे रहे होते हैं, हालत ये है कि सड़क, घर, पार्क हो या फिर बिस्तर, कुर्सी या फिर ऑफिस हो, हर आदमी की गर्दन फोन पर झुकी होती है। और कुछ लोग तो गाड़ी चलाते हुए भी फोन देखते रहते हैं। इतने दर्शक हो गए तो इनके देखने वाले भी और बहुत होने चाहिए और वैसी चीजें भी बनने लगी हैं। तो आज बस इन्हीं लोगों की बात करेंगे जो आपके फोन पर देखने लायक चीजें बनाते हैं। चलिए देखते हैं। लखनऊ में एक लड़की रहती है। माँ बाप ने नाम रखा है मितिका द्विवेदी, लेकिन सोशल मीडिया में इनका नया जन्म हुआ है और नाम है the_sound_blaze। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर जिनकी पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उन टॉप 5 लोगों में मितिका का नाम है। इंस्टाग्राम ने दिल्ली, मुंबई और गुड़गांव में कई जगह उनकी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगाए। बॉलीवुड की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, हीरो अरबाज खान, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, निरुआ जैसे सेलिब्रिटीज उनके फैन हैं। मितिका की उम्र बहुत कम है। उनकी मां उन्हें क्लासिकल सिंगर, डांसर बनाना चाहती थी, लेकिन मितिका की पहचान कुछ और ही बनती जा रही है। उनकी बातें लोगों को हंसाती हैं, सुकून देती है। आइए साइबर जनरेशन के इस अवतार का दर्शन साथ में करते हैं। मुझे तबे जुम्बर फिजाओ पैके नसी में सुबह दम ऐ चारा घर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम ऐ खांसी दे पुरखंद पे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल तैयारी असबा यौम नेला हर दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़दन फिहा नबील मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। क्या भैया एकदम मुंह में खोज दो क्या कैमरा गा रहे थे ना एकदम प्यार से। अभी अलग से टाइम मिलेगा ना रिकॉर्डिंग के लिए, तो कर लेना रिकॉर्ड। वो पूछते ना, वो पूछते हैं। सितंबर में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर और बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था। हमको लगा कि 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे तो कूल हो जाएंगे अपने स्कूल के बच्चों के बीच में, पर बहुत 1 महीना लग गया था मेरे 1000 फॉलोअर होने में। तो बहुत रैंडम था कि अरे चलो जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक 5-6 हज़ार हो जाएंगे, यही चाहिए जीवन में। पर ऐसा अचानक से मेरी एक रील बहुत चल गई। फिर धीरे धीरे मेरी दिसंबर में हुआ कि न्यू ईयर के दिन ही मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए। बेटा पसलियां दिख रही थी फोटो में नीचे से। कोई कायदे का इंसान एक कंटाप मार देगा ना तो यमराज के बैल पे मिलोगे सीधे। क्यों सर? एक ही तमाचा पड़ेगा ना, पूरे शरीर में बिजली लहर जाएगी, तर करने लगोगे, रोमांच ही करवा देंगे। इसके बाद फेब में मेरे 55K फॉलोअर हुए। फिर अभी तो 2 मिलियन हुए हैं परसों ही मेरे। तो बहुत अच्छी जर्नी थी अभी तक और कुछ ऐसा खास सोच के किया नहीं था। कुछ सोच के करते हो, कुछ ना मिलता तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते, पर कुछ सोच के किया नहीं और बहुत कुछ मिल गया तो बहुत खुशी है उस चीज़ की। अरे जा खा रही हो, चाय वाय बना दो यार। अभी देखिए इतने प्यार से नहीं, ऐसे प्यार से बिहेव करती नहीं है। तो चाय बना दो, कहती खुद उठ के बना दो। बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से ऑन स्क्रीन बेइज्जती कराने जा रहे हो ना, इतने मेरे शौक नहीं है ऐसे वाले। देखो अभी से क्लिप बना रही है, कैसी महिला हो यार, बच्चे को आ रही हो अपने। रील्स देखिए
पहले टॉपिक सोचना सबसे मुश्किल काम होता है, हाँ। क्योंकि टॉपिक अच्छा होगा तो भले उसके अंदर का कंटेंट खराब हो पर चल जाता है, हाँ। वो फनी लगे हाँ। और उनकी डेली लाइफ में हो रहा हो, हाँ, ताकि लोग उससे कनेक्ट भी करें। हाँ, इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि सोशल मैसेज भी कहीं ना कहीं जाए। सब्जेक्ट तय करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं टाइम लगता है। और हम ट्राई करते हैं जितना रिलेटेबल सब्जेक्ट हो उतना हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जितना रिलेटेबल होगा लोग उससे उतना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। भले उसके अंदर का कंटेंट उतना अच्छा ना हो, पर सब्जेक्ट रिलेटेबल है तो बहुत सारी चीज़ें आसान पड़ जाती हैं आपके लिए। तो और प्रेजेंटेशन जहाँ तक की बात है, तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वह प्रेजेंटेशन कुछ है ही नहीं। जैसे बात करते हैं वैसे ही गुस्से में आके बोल दिया, मम्मी गाली खा के आए, गुस्से में वीडियो बना दिया। तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल साइकिल है। और हम ज़्यादा वीडियो पोस्ट भी नहीं करते हैं। जब मन करता है, जब कंटेंट दिमाग में आता है, जब लगता है कि हाँ आज बना ले जाएंगे, तभी हम ट्राई करते हैं। क्योंकि बेमन से कुछ भी डाल देना सिर्फ कंटेंट के चक्कर में, कि मतलब ज़्यादा पोस्ट करते हैं, इस चक्कर में हमने कभी नहीं किया। क्योंकि कम करो पर अच्छा करो, ये मानना है मेरा। लड़का लड़की पे मुस्कुराई क्यों है आप? क्या कैसे इनको हम तय करते हैं? तय दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ में आ गई कि यार इसके जीवन में ये दुख है, फिर किसी और से बात किया, फिर उसने भी वही चीज़ बोल दी, तो यार इसके भी जीवन में वही दुख है। तो कॉमन चीज़ें उठाना प्रेफर करते हैं हम, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। आप इतने सीधे सवाल पूछ ले रही है, इतना तो मैंने सोच के पेज भी चालू नहीं किया था। हर अच्छे काम में बेटा खतरा होता है। भैया तुम ही बात कर लो, इससे आओ। हमको तो करने नहीं दे रहे हो एकदम, लड़कियों की प्राइवेसी में घुसे चले जा रहे हो एकदम से। अरे थोड़ा स्कूल की बातें हैं, स्कूल में रहने तो भी टीचर देख ले कि मारी बहुत हम लोगों को, ऐसी बातें नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए। क्यों पलक? आवाज नहीं दोगे आप? रिश्तेदार हमारे वाले इतने गरीब है, पैसे भी नहीं देते। तो ये पैसे हमसे लेके चले जाए कि आए चलो पेट्रोल का पैसा दे दो। ऐसे गरीब रिश्तेदार पाल रखे, तो रिश्तेदार से मतलब नहीं रखा हमने अपने जीवन में कभी। देखिए रिलेटिव्स तो हमको ज़्यादा पूछते नहीं हैं, ना हम उनको ज़्यादा पूछते हैं। तो दोस्त जहाँ तक हैं, तो दोस्त हमको बहुत नॉर्मली ट्रीट करते हैं कि अरे वही तो थी जो पास नहीं हो पाती थी, तो ये सब क्या ही फ़ायदा। दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे। बाकी जो जूनियर हैं स्कूल के, वो बहुत ज़्यादा ही वो खुश हो जाते हैं देख के। जब अभी हम स्कूल गए लास्ट टाइम, तो सब हुजूम बना के क्लास 5 से क्लास 8 तक पूरी पलटन खड़ी है मेरे आसपास। सब ऑटोग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है स्कूल में। वो सब ले रहे हैं ऑटोग्राफ। इतना अच्छा लगा ये देख के। पूरी जो मेरे क्लास के बच्चे थे सब देख के, अरे यार छोटे बच्चे तुम्हारा ऑटोग्राफ ले रहे, तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ यार अब हमने भी जीवन में कुछ किया है। ये फीलिंग आई उस टाइम पे। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मेरा जितनों से इंटरेक्शन हुआ, सब बहुत सपोर्टिव, बहुत हम्बल थे। सबने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया और सबने सजेशंस दिए अच्छे अच्छे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर प्लान्स मेरे इतने हैं कि हम क्या बताएं कि कितने हैं, मतलब क्या कर लें। अब मास कम्युनिकेशन करना है वो तो कंफर्म है। इसके बाद हम स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करेंगे, आरजे भी ट्राई करेंगे। आरजे होपफुली देखिए कब तक हो पाता है, कुछ लीक नहीं करेंगे अभी। लीक करने वाली बात नहीं है। खैर स्टैंड अप कॉमेडी हम इसी मंथ मेरा पहला शो होगा स्टैंड अप कॉमेडी का, तो देखिए होपफुली अच्छा जाएगा। प्रताड़ित किया है बचपन में। प्रताड़ित हाँ, किया? प्रताड़ित किया इन द सेंस कि पैसे नहीं दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, पैर दबा रहे तब भी पैसे नहीं दे रहे हैं। पैर दबा रहे हैं? अच्छा। हाँ, ये टीचर्स पर आपने कोई रील बनाई कि नहीं? अरे अभी स्कूल में ना बनाए। अब जैसे मेरी 12वीं निकलेगी वैसे ही ऐसी रील आएंगे टीचरों के ऊपर कि क्या बताएं। जैसे जो दोस्त है वो डेली कभी भी कॉल करिए तो उनका दुखड़ा ही चल रहा होता है कि यार आज ये हो गया, आज हो गया, आज बात नहीं हो पाई। अच्छा। तो उनके जीवन में इतने दुख सुन लेते हैं कि अपना जीवन अच्छा लगने लगता है। ना जब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है तो अच्छे से ही ली जाती है, लेकिन आज स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं लगता था, क्योंकि जो हमारी सोच थी उससे ये एकदम ही डिफरेंट थी। लेकिन अब मेन चीज़ है आप सक्सेसफुल हों, वो ये है, तो इसलिए अच्छा ही लगता है। अब तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुत्ते हैं मेरे वाले एकदम मैनरलेस, कहीं भी कुछ भी कर देंगे। बाहर वाले आ जाए, कोई भी आ जाए, तो जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर नहीं भौंकेंगे, जो घर का इंसान है उसके ऊपर भौंकने लगेंगे। हमको तो स्ट्रीट डॉग सबसे अच्छे लगते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे अच्छे स्ट्रीट डॉग ये ऐसी ही हैं, ये ओरिजिनल ऐसी ही हैं। बस ये है कि ये दिखती हैं कि बहुत बोल्ड है, लेकिन शायद इतनी है नहीं। मतलब ये अंदर से थोड़ा सा वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं। काइंड हार्टेड हैं, लगता है कि बोल देंगी किसी को भी, मुंह पे बोलती हैं, पर ये है बहुत बार सोचती भी हैं कि किसी को बुरा लगेगा, या इनके सामने कोई किसी को बोल दे तो इनको बड़ा बुरा लगता है कि नहीं अच्छे से बोलो, तमीज़ से बोलो, उससे उसकी इंसल्ट मत करो, उसको बुरा लगेगा। जो कि आपके इनके रील में नहीं फील होता होगा,
कि इनको ऐसा दूसरों के लिए लगता है। पर बहुत ये वो करती हैं कि नहीं, अच्छे से बोलना, रिक्शे वाले से ठीक से बोलना, वो कोई भैया जी आए तो उनको बड़ी रिस्पेक्ट दो, ऐसे वाला। का इंटरव्यू हमारा चल रहा है, शर्मा के अंदर बैठी हुई मम्मी चाय वाय ही ले आती यार, हम भी पी लेते आपके साथ। ठीक है, ऐसे तो मिलती नहीं है। दिन भर का पता नहीं। जाने के इंतजार में बैठे कि रिश्तेदार चले जाए तो जो खाना रखा है वो गेट पे होते नहीं कि आओ मेरा भाई खाना। अच्छा, नमकीन बाहर भर चुके होते हैं। फिर रिश्तेदार के बच्चे जब घर आते हैं तो वो कुछ कुकुर पना कर रहे होते हैं, तो मम्मी कहती है अरे क्या कर रहे होते हैं? कुकुर पना, बदतमीजी कर रहे होते हैं, सामान बोल रहे, फोन लिए ले रहे हैं। तो अच्छा। मम्मी कहती है अरे जाने दीजिए बच्चा है, और अपने बच्चे को उसी हरकत पे वो मारती है। जब हम लोग अरबाज सर से मिले तो ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब जितने लोग दिखते हैं वो इतने अच्छे, इतने मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब हमें तो ऐसा फील हुआ, क्योंकि बहुत छोटे लोग भी बहुत जल्दी ऊंचाई पे उड़ने लगते हैं और तमीज़ से नहीं बात करना, पर वो लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं। जितना मुंबई गए हैं वहाँ लोगों से मिले हैं, सब बड़े बड़े लोगों से, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। पता नहीं जो भी है, हमें तो बहुत अच्छे लगे। इसलिए नहीं कि हमारा कोई फ़ायदा है, इसलिए कि वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की उन्होंने। आगे की तो चीज़ें नहीं पता, पर रिस्पेक्ट बहुत दी उन्होंने। एकदम वैसे ही सेम है जैसे वो पहले थी बचपन से। मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जब से वो पहले बचपन में थी, नर्सरी केजी में, वैसे ही वो सेम अभी भी है। और जैसी वो इंस्टाग्राम पे है वैसी ही वो रियल लाइफ में है, मेरे साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी सारी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ भी वो सेम ऐसी ही बिहेव करती है जैसे वो हम लोग के साथ करती है। तो मेरे को तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी कोई दोस्त ऐसी है जो अब सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है। देखिए बाहर वाले आ जाते हैं तो उनके सामने इमेज अच्छी है ना, ये तो दिखाएंगे नहीं कि बच्चे को मारा जाता है घर में दिन में 2 बार, तो इसीलिए भी प्यार से बिहेव कर रही है। अभी जैसे ही आप लोग जाएंगे वैसे ही कान पकड़ के अंदर वाले कमरे में फेंक मार पड़ी है आपको कभी? अरे जोर से ज्यादा पड़ी है एकदम। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी मिथिका के कंटेंट ज्यादातर रिश्तेदारों और लड़का लड़की पर होते हैं। लड़का लड़के पे मुस्कुराई क्यों आप? इसके इसी अंदाज की वजह से लोग मिथिका को पसंद करते हैं। जल्दी ही मिथिका एक नए सरप्राइज के साथ नजर आने वाली है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। चलिए अब मैं आपको लखन_999 से मिलवाता हूँ। इंस्टाग्राम पर इनकी ये पहचान है और असल जिंदगी में लोग लखन और नीतू के नाम से जानते हैं। इंस्टा पर इनके 698,000 फॉलोअर्स हैं। कहते हैं कि हर महीने सोशल मीडिया से इनकी कमाई करीब 40 लाख रुपए। कमाल है भैया। ये देश की डिजिटल जनरेशन है जो अपनी बातों की खाती है। लोग इन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं, इनके पोस्ट का इंतजार करते हैं। आइए इंटरनेट एंटरटेनमेंट के सुपरस्टार से आपको मिलाते हैं। यहाँ लाइट, कैमरा, एक्शन सब एक या 2 लोग ही कर लेते हैं। आइए जरा इस अनोखी सफलता और कमाई के बारे में कुछ और जानते हैं। नमस्ते, मैं लखन अर्जुन रावत और नमस्ते, मैं हूँ नीतू बिस्ट और आप हमें जानते हैं लखनीत के नाम से। जर्नी शुरू हुई थी एक्सीडेंटली। मैं और नीतू मिले थे, हम वीडियो के कोलैबोरेशन के लिए मिले थे टिकटॉक के टाइम पर। तो मतलब बहुत सारे लोगों से मिलते कोलैबोरेट करते, लेकिन नहीं पता था कि ये एक नया मोड़ ले लेगी और इतना आगे तक हम लोग साथ में आ जाएंगे। मैंने शुरू किया एज अ क्रिकेटर, जो कि अभी भी मेरा बेस वही है। तो वहाँ अपनी क्रिकेट की वीडियोज़ डालता था मैं, वो वीडियोज़ वायरल होने लगी। तो इंस्टाग्राम पर शुरू में मेरा वीडियोज़ चलते थे, उसके बाद टिकटॉक ने मेरे को अप्रोच किया क्योंकि वीडियोज़ बहुत वायरल होने लगे थे। मैंने अपना बेस शिफ्ट किया और वहाँ पर बहुत प्यार दिया लोगों ने। उसके बाद टिकटॉक वीडियोज़ करते करते मैं नीतू से मिला और वहाँ से हम लोगों की बॉन्डिंग बनी। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो, लेकिन ड्राइविंग मैं करूँगी। वाह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। जब मैं 17 साल की थी तब से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था करना, और करते करते मैं अभी तक काम कर रही हूँ। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना इवेंट मैनेजमेंट, जो ज़्यादा नहीं चला। स्टार्टिंग में अच्छा चला, फिर 2 साल के बाद वो बिल्कुल डाउन हो गया था।
फिर वहाँ से मुझे बताया गया कि टिकटॉक, मतलब मैंने देखा कि टिकटॉक की वीडियोस बहुत वायरल जाती है और उससे अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, तो मैंने वो स्टार्ट किया करना। फिर मैं इंस्टाग्राम पर आई, फिर टिकटॉक का इवेंट्स होता था तो वहाँ पर जाते थे, तो बहुत अच्छा मतलब चलने लगा काम। फिर मुझे लखन मिले, फिर हम दोनों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और अब बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये ना कॉइन में तुम्हारे माथे पे ऐसे रखूंगी और तुम्हें फिर ऐसे रखना। इसमें लड़की ने किया ना, मैं लड़के करूंगी, तुम ऐसे रखना। नहीं तो तेरे को ना बहाने चाहिए, ऐसे करके मुझे पता तो क्या करने वाली। एक्चुअली इसको मैं, अगर मेरे से एक वर्ड पूछा जाए तो मैं अपने आप को बहुत लकी बोलूँगा, बिकॉज हम लोगों का जो कपल हिट हुआ वो हुआ था कोविड के टाइम में। हुआ क्या था कि हम लोग वीडियोस बनाकर आए थे और एक दिन के लिए नीतू मेरे घर आई हुई थी। उस टाइम हमें वीडियोस बनाने थे, उसी टाइम लॉकडाउन लग गया और ये एक दिन जो इसका था वो बढ़ गया। 3-4 महीने हम लोग फिर साथ में रहे एक ही घर में, यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ हम लोग रहे। हमने फैमिली कंटेंट बनाने शुरू किए और वो कोविड का टाइम जो बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था, उस टाइम ने हमारी लाइफ बदल दी। क्योंकि उस टाइम हम लोग साथ साथ रहते थे, बहुत मेहनत की पूरे दिन और कुछ काम नहीं था, बोर होते थे, वीडियोस बनाते थे, वीडियोस डालते थे तो वीडियोस चलते थे और बहुत प्यार मिला उस टाइम लोगों का। इतना लटकने के बाद भी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। मेरे अंदर ना एक एक्टिंग का कीड़ा था बचपन से ही, तो मुझे लगता था हाँ मैं कर सकती हूँ। तो पहले मैं मिरर के सामने करती थी, फिर मेरी सिस्टर मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने बोला कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो बस बोलती रहे। तो वो हम ना प्राइवेट में डाल देते थे वीडियोस, मतलब जो कोई नहीं देख सकता था। फिर हम लोगों ने पब्लिक स्टार्ट किया, पब्लिक वीडियो करना, तो लोगों को बहुत पसंद आई। लोग फिर फॉलोवर्स, एक दिन में मेरे 30-40 हज़ार फॉलोवर्स बढ़ जाते थे 3-4 साल पहले, जब उसका नाम म्यूजिकली हुआ करता था। फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे उस टाइम भी। तो फिर मुझे गाने, T-सीरीज़ गाने के प्रमोशंस आने लगे कि आप हमारे लिए काम करो, एक प्रमोशन करो टिकटॉक पर। तो मैंने वो स्टार्ट किया। फिर टिकटॉक से इंस्टाग्राम पर आने लगे, तो ऐसी जर्नी स्टार्ट होती गई और अच्छी अर्निंग होती गई। डॉक्टर साहब, मेरे पति ने गलती से सर दर्द की गोली खा ली है, अब मैं क्या करूं? जब गोली खा ही ली है तो उसे सर दर्द भी दे दो। मैं बेसिकली बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, तो एक वहाँ के लड़के को कुछ अलग ही करना, क्योंकि मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स में मेरे सिवा और कोई नहीं था। ये जो आज मैं कर रहा हूँ इसमें कोई और नहीं है, तो एक अलग ही कुछ लाइन लेके शुरू से चला था। तो ये सब तो बचपन से झेलता आ रहा हूँ, मतलब कोई कुछ बोलता है, क्या कहता है, लेकिन माइंड नहीं करता कभी। लोगों ने ज़्यादा बोला कि आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है जितना आपका फेस अच्छा है, तो अपनी एक्टिंग पर वर्क करो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वर्क करना बहुत ज़्यादा। 2018 में मैंने वो वीडियोस डालने शुरू किए थे, क्रिकेट वीडियोस, और 2019 में टिकटॉक का मुझे ऑफ़र आया था ज्वाइन करने के लिए। 2020 में जब टिकटॉक बैन हुआ तो दोबारा से कुछ ऑल्टरनेट शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि MX टकाटक, और इंस्टाग्राम पर स्विच हुए, इंस्टाग्राम रील्स फिर बनाने शुरू किए वहाँ से। उसके बाद यूट्यूब भी अब अपना एक शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म लेकर आया है। पैसे आने शुरू हुए तो मुझे कहीं ना कहीं दुख होता था उस चीज़ को देख के, और वो दुख पैसों को लेके नहीं होता था, वो ये होता था कि नीतू अकेली अर्नर थी अपनी फैमिली की, और उस टाइम पे जब पैसे आते थे तो मैं देखता था मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं कहीं उड़ा रहा हूँ उनको, कुछ अपनी पसंद की चीज़ ला रहा हूँ। लेकिन जब मैं देखता था कि लड़की के पास दिन रात की मेहनत के जब पैसे आते हैं ना, तो वो उनको अपने घर पे देती है, मतलब वो अपने लिए कुछ नहीं लेती थी उस टाइम पे। तो वो टाइम बहुत इमोशनल था मेरे लिए। मैं देखता था कि यार वो मेहनत करने के बाद भी वो लाइफ एंजॉय नहीं कर रही। हाँ, एक वीडियो जो हम 20 सेकंड की देखते हैं और जनरली स्क्रॉल कर देते हैं ऐसे ही उसको, उसके पीछे का प्रोसेस अगर बहुत से लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि क्या वीडियो पूरे टाइम एक बनाई, उनको लगता है 20 सेकंड में शॉर्ट की डाल दी, लेकिन वो 20 सेकंड नहीं है, वो वीडियो होती है 5 मिनट की। उसको शूट करना, आइडिया सोचना, उसके बाद उसकी एडिटिंग करना, उसके बाद उसमें सही थीम लगाना वीडियो में बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो हमको करेक्ट टाइम पे लगाने होते हैं, क्योंकि अगर पंच लाइन के टाइम पे हमने कोई फ़नी साउंड नहीं डाला तो वो पूरा कंटेंट बेकार हो जाएगा हमारा। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की बात है। अगर यूट्यूब की बात करते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे मेहनत। अगर डेली के हम 10 मिनट का कोई या 15 मिनट का व्लॉग डाल रहे हैं तो उसके पीछे 2 घंटे की मेहनत एडिटिंग की होती है और करीब 1.5 घंटे का शूट होता है, जो कि पूरे दिन चलता है। अरे सुनो, आज मैं तुम्हें आलू का पराठा बना दूँ?
नहीं नहीं, मैं इंसान ही ठीक हूँ। पहले मैं 50 किलो की थी, फिर मैंने दौड़ना शुरू किया और अब मैं 80 किलो की। कंसिस्टेंट रहिए। आप अगर अपनी ऑडियंस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि लोग आजकल लाइक नहीं कर रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों की मेंटलिटी को समझना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं। हम अपनी चीज़ें लोगों पर थोप नहीं सकते। आज मेरे को अभी आपने देखा, मैं कोई वीडियो अगर डाल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे पसंद आए मैं तभी डालूंगा। मुझे एज अ होल सोचना पड़ेगा कि जो मेरी ऑडियंस है, हो सकता है मुझे नहीं पसंद आ रहा लेकिन मेरी ऑडियंस को अच्छा लगे, तो वो भी एक सोच के कोई अगर हम जोक बनाते हैं, हो सकता है मैंने सुना हुआ है, मेरे लिए वो पुराना जोक है, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना, तो हमें उनके लिए काम करना है। क्रिएटर दिक्कत कई बार करते हैं कि वो अपने तरीके से काम करने लग जाते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब टिकटॉक बंद हुआ तो ऐसा लगा अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग हो रही थी तो वो बंद होते ही मैं तो बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी। मैं था कि घर चली जाऊँ और मैं फंस गई थी लखनऊ घर में, और टिकटॉक उसी दौरान बंद हुआ, तो मैं सोच रही थी अपने घर चली जाती हूँ और कुछ जॉब स्टार्ट करती हूँ, पढ़ना, ग्रेजुएशन के बाद और पढ़ाई करती हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ। मगर लखनऊ ने बोला नहीं, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, और ऐसा ही हुआ। तो टिकटॉक बंद होने के बाद प्रॉफिट्स हुए हैं हमें, तो नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया से जब बड़ा अमाउंट आना शुरू हुआ तब कैसे रिएक्शन? तब तो मतलब बिल्कुल पागल हो गई मैंने सोचा अरे इतना भी पैसा मिलता है, मतलब तुम इतना ऐसे एक्ट कर रहे हो और तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिला। और जब पैसा आने लगा तो फिर चीज़ें भी बहुत बड़ी होती गई, जैसे घर लेना, कार लेना, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब मेरे बचपन से ड्रीम्स थे कि मुझे अपने लिए घर लेना है, मुझे मम्मी के लिए बहुत सारा गोल्ड लेना है, अपनी खुद की कार, और ड्राइविंग मुझे आनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें मेरी पूरी हो चुकी हैं। वही टीचर जो पहले बोलते थे कि लखन तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, तुम अपने माँ बाप के पैसों पे ही बस गुजारा करोगे अपना, और मतलब उनको लगता था कि ठीक फैमिली से है, इसको शायद पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उनको हमेशा से बोलता था कि सर मैं कुछ करूँगा, अपने दम पे करूँगा, मुझे घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन मेरी हालचाल देख के उनको नहीं लगता था। ऑब्वियसली किसी को नहीं लगा क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, ना बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन आज वही टीचर मेरी तारीफ़ करते हैं, कि एग्जाम्पल देते हैं। आज मैं अपने जूनियर से सुनता हूँ कि मेरे टीचर मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करें तो कम से कम कुछ ऐसा करो जैसा उस लड़के ने किया, तो सुन के बहुत प्राउड फील होता है। दी एंड मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सब ने बहुत प्यार दिया, और हम दोनों जो कुछ भी हैं वो आप ही की देन है। इसीलिए आपसे बार बार सजेशन मांगते हैं कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमको बताइए हम किस तरीके का कंटेंट बनाएं, और आप ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं क्योंकि आप ही बताते हैं क्या देखना है, क्या बनाना है। तो प्लीज़ इस तरह प्यार देते रहिए, और कोई भी अगर चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि हम तक पहुँचनी चाहिए तो प्लीज़ आप हमको बताइए, बिल्कुल भी चकना नहीं। नीतू और लखन हर महीने सोशल मीडिया से 35 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। मतलब कमाई तो सोशल मीडिया से भी है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की एक खास बात यह है कि इन्होंने कभी भी कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। इनका कंटेंट हमेशा शालीन रहता है, मतलब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी ये लोग बखूबी निभाते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। पुराने जमाने में जब किसी के बारे में कहना होता था कि वो कुछ नहीं करते, तो कहा जाता था कि घर बैठे खाते हैं भैया। मतलब बिना काम के खाना, अपनी कमाई करना सिर्फ कल्पना ही होता था। पहले आदमी कमाता था, पैसे लाता था, और फिर खाना आता था, यानी खाने के लिए कमाई जरूरी थी। लेकिन इंटरनेट के इस युग में ये बात उलट गई। देश में अब कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं तो कमाते हैं, यानी वो कमाने के लिए ही खाते हैं। है ना अजीब बात? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाएं या ना खाएं, लेकिन कैमरे के लिए खाना बनाते हैं और इससे भी कमाते हैं। खाने और कमाने के इस डिजिटल अवतार को आप भी समझें। तो ये है कि परफेक्ट छोले कुलचे की बाइट। आइए एक बाइट लेते हैं। भाई इनके जो छोले कुलचे ना, उसका स्वाद तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप ये मिर्ची नहीं खाएंगे। कोशिश करना बड़ी बाइट लो। और आप देखेंगे जो कुलचे हैं लगातार कोयले की आंच पे, धीमी धीमी आंच पे पक रहे हैं।
साल 2020 जब कोरोना काल की शुरुआत हुई, उस दौरान कई ऐसी दर्दनाक कहानियां थी जिनको आपने टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। वो कहानी थी 80 साल के बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद की। कांता प्रसाद की कहानी को सोशल मीडिया पर गौरव वासन ने रातों रात इस तरीके से पेश किया और वो खूब वायरल भी हुए। गौरव वासन हमारे साथ खुद मौजूद हैं। स्वाद ऑफिशियल करके इनका एक अपना चैनल है जिसके ज़रिए ये स्ट्रीट फूड्स की जो कहानियाँ होती हैं ना, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। गौरव, कब से ये काम कर रहे हैं? देखिए, खाने का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था। 8-10 साल हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए और बहुत ज़्यादा पैशन था मेरे अंदर कि यार कुछ भी करना है तो फूड से रिलेटेड ही करना है। बहुत सारे नए नए सपने भी देखे कि किस तरीके से आगे बढ़े, फूड जर्नी को अपनी आगे बढ़ाएं। कहानी जो आपने बताया सबके सामने आई और वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई। बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया उस वीडियो के बाद और बहुत सारे लोगों के अंदर मेरी एक नई पहचान भी बनी। काफ़ी सारी चीज़ें आई भी उस दौरान, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे उस दौरान कि देखिए जो सक्सेस है ना वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। आपको लेके बहुत ही फेमस छोले कुलचे के स्टॉल पे जो कि है लाजपत नगर में सियाराम छोले कुलचे वाला। 62 साल पुराना ये ठिया है और इनके पिताजी ने शुरुआत की थी इस ठिये की। पाक के बिल्कुल थड़े के पास लगाते हैं, ये ज़मीन पे बैठते हैं। हाँ जी, और उसी तरीके से ये छोले कुलचे बेच रहे हैं पिछले 62 सालों से। शुरुआत हुई थी एक आने से छोले कुलचे की और आज 60 रुपये की प्लेट है। कहाँ से एक तो ये तलाश करते हैं और इसके अलावा यही क्यों फोकस आपने करा स्ट्रीट फूड्स को? सबसे पहली बात तो ये है कि जी इसीलिए ये फोकस किया क्योंकि मैंने ये सारा जो मंज़र है, जो दृश्य है, ये पहले बचपन में अपने देखा हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि मेरे माँ बाप का पहले एक ढाबा हुआ करता था और मुझे ये भी याद है कि किस तरीके से वो इतनी मेहनत करते थे हमारे को पालने पोसने के लिए, हमें अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के लिए। तो बहुत बुरा लगता था वो ये देख के कि इतनी ज़्यादा मेहनत हमारे माँ बाप कर रहे हैं। और मुझे याद है हम 7वीं 8वीं कक्षा में थे जब बहुत छोटे हुए करते थे, मैं और मेरा एक भाई, और मैं देखता था कि पापा के पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, फटे हुए उनके पास कपड़े होते थे कि क्योंकि हम उस समय ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसे। और मुझे ये भी याद है कि गाड़ी के पीछे खड़े होकर ना हम यूँ करके छुप के देखते थे बच्चों को साइकिल चलाते हुए, क्योंकि हमारे पास उतना पैसे नहीं होते थे कि हम साइकिल भी अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन बहुत मेहनत की माँ बाप ने, और मम्मी 40-45 डिग्री के गर्मी के इतने तापमान में, दिल्ली का आप जानते हैं गर्मी कैसी होती है, खड़े होती थी। रोटियां पहले सुबह 5-6 बजे उठ के मसाला तैयार करती थी, फिर 3-4 सब्जियां तैयार करती थी, फिर 40 डिग्री 45 डिग्री में खड़े होके पापा के साथ रोटियां सेकती थी और फिर पापा सर्व करते थे। सर्वेंट हम रख नहीं सकते थे। फिर वही दोनों मिल के शाम को खुद ही बर्तन मांजते थे, खुद ही बर्तन धोते थे और फिर अगले दिन की तैयारी में जुट जाते थे। पापा सब्जियां लेके आते थे, मम्मी सब्जियां लेके आती थी साथ में पापा के जाके, और फिर हमारे को मम्मी शाम को आके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कराती थी। ये बताइए, जब ये इस तरीके की वीडियोस बनती हैं उससे कारोबार बढ़ता है, लोग प्यार बढ़ाते हैं? लोग प्यार बढ़ता है, काफ़ी दूर दूर से बंदे आते हैं, काफ़ी बाहर बाहर से भी आते हैं। क्या कहते हैं आप? बहुत टेस्टी बनाते हो आप, बहुत अच्छा बनाते हो। वीडियोस आपने देखी है अपनी यूट्यूब पे? हाँ, काफ़ी देखी है मैंने तो। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो लोग क्या कहते हैं कि वो वाले वीडियो वाले भैया? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये सेटिस्फेक्शन है इनके चेहरे पर जब ये वीडियोस बनती है, सेटिस्फेक्शन बनती है। बिल्कुल जी। तो अगर मैं आपको टोटल सोशल मीडिया की बात करूं तो मेरे टोटल 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये सब हमारे गुरु महाराज की मेहरबानी से, आशीर्वाद। कब से कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको 6-7 साल तो मुझे हो गए, लेकिन 6-7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ा हूँ, फेसबुक पे भी जुड़ा हूँ, और यूट्यूब का चैनल भी मैंने 2017 में खोला और अब टोटल 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खुशी भी होती है, साथ साथ बहुत सुकून भी मिलता है कि जो हम मेहनत इतने सालों से कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं अब रंग लेके आई है। रंग लेके आई है, पैशन को आपने पेशे में तब्दील कर दिया। कमाई भी बहुत होती होगी सोशल मीडिया पर, कितना कमा लेते हैं? देखिए, बहुत कमाई तो नहीं है, लेकिन जितनी भी होती है उससे ये है कि हम लोग अब सेटिस्फाइड हैं। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आई एम मैरिड, मेरी एक छोटी डॉटर है 3 साल की, तो मैं उसका भी ध्यान रख सकता हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है और अमूमन आप और हम अक्सर घर के अंदर छोटी मोटी क्विक रेसिपीज़ जो है वो बनाते होंगे।
सोचा है कभी उस क्विक रेसिपी के लिए लाखों लोग दीवाने हो जाएं और उसकी दीवानगी इस कदर हो कि आपको लोग फॉलो करें, आपके व्यूज़ हुए और उसके साथ साथ आपको इनकम भी मिले। हमारे साथ चाहत आनंद है, जिनकी आवाज़ का इन दिनों सोशल मीडिया पर हर कोई दीवाना है, क्योंकि ये क्विक रेसिपीज़ जो हैं वो बनाती हैं। 30 सेकंड की वीडियोस सोशल मीडियाज़ पर डालती हैं और लाखों लोग इनको पसंद करते हैं। चाहत कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हूँ फतेहाबाद हरियाणा से। दिल्ली से कुछ 4-5 आवर्स का डिफरेंस है। 2 साल पहले ही स्टार्ट करी थी अपनी मास्टर्स के जस्ट बाद। मुझे बचपन से फूड, कुकिंग और मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद थी। तो जैसे ही 2 इयर्स पहले मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा डाला। मैंने एक्चुअली टिकटॉक में वीडियोस डालना स्टार्ट करी थी, क्विक वीडियोस, और क्या हुआ कि वो एकदम से उसको बूम मिल गया। मैंने स्टार्ट ही करा और 2 मंथ्स के अंदर अंदर वहाँ पे 1 मिलियन लोगों ने मुझे मेरी रेसिपीज़ देखना स्टार्ट कर दी। वहाँ पे इतने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स बनने लगे, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ गया। तो ऐसी शुरुआत हुआ, फिर वो बंद हुआ। फिर मैं यूट्यूब पे आई, इंस्टा पे भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी। फिर मैंने यूट्यूब पे 365 डेज़ 365 रेसिपीज़ डाली, मतलब रोज़ एक रेसिपी मैं डालती थी। लॉन्ग वीडियोस होती थी, शॉर्ट भी, डेजर्ट्स बनाना सिखा दिया, क्विक रेसिपीज़ हो गई। फिर धीरे धीरे करके मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डालना स्टार्ट करी। तो मिक्स होता रहता था। और अब मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह मतलब मैं क्विक रेसिपीज़ डालती हूँ और सबको पसंद आती है। मैंने स्टार्ट करा था, मेरे पास कोई बहुत बड़ा एक होता है ना स्टूडियो नहीं है, बहुत छोटा सेटअप है। मैं ऐसे ही मतलब स्टूल पे, चेयर्स के साथ, और मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से करती हूँ। बहुत ज़्यादा महंगे मैंने कुछ टूल्स नहीं ले रखे, फ़ोन से ही बनाना शुरू करा था और अभी तक फ़ोन से कर रही हूँ। सादगी नहीं जाएगी मेरी। मैंने स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाई करने आई थी अपनी, तो ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। ऑलरेडी इतना खर्चा हो जाता है यहाँ पे रहने के लिए बच्चों को। तो खुद से ही मास्टर्स खत्म होने के बाद मेरे को थोड़ी थोड़ी इनकम स्टार्ट हुई, पर मैं इससे फ़ोन वगैरह तो खरीदने जैसे नहीं उसकी, पर कुकिंग की जैसे ही वीडियोस डाली ना तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। फिर मैंने खुद से ही अपना एक अच्छा सा फ़ोन ख़रीदा, ये ट्राईपॉड ख़रीदा। तो ऐसे करके अब धीरे धीरे करके मतलब ढंग से मैं खुद से ही ले रही हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रही, बस यही कर रही हूँ। ये मेरा फुल टाइम जॉब है, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। मास्टर्स में किस में किया? मास्टर्स करियर मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, और इंटरेस्ट लेकिन इसमें था। अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट 500K, मतलब 480-90 के अराउंड है। तो बस यही है, मैं अपनी आवाज़ में ही बोलती हूँ। और वैसे सही बताऊँ, उसका एक फ़नी सा रीज़न भी है। मैं अपने आप को मुझे ये नहीं है कि मैं कैसे दिखाऊँ अपने आप को। मुझे होता है मैं इतना थक जाती हूँ वीडियोस बना के गर्मी में, फिर मैं अपने आप को दिखा नहीं पाती, तो मैं सिर्फ आवाज़ ही डाल देती हूँ बाद में। देखो, स्टार्टिंग में तो सारे पेरेंट्स ही मना करते हैं कोई नई चीज़ ट्राई करने से, बट जैसे जैसे आप करना चाहते हो तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप ही अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो पेरेंट्स भी नहीं करेंगे, रिलेटिव्स भी नहीं करेंगे, और दुनिया भी नहीं करेगी। अगर आप अपने आप पे बिलीव करोगे तो सारे बिलीव करने लग जाएंगे। देखो, स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़े थोड़े आते थे, पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी बन जाती थी। फिर अब ऐसा हो गया है कि मैं पहले सोचती थी जॉब कर लेती हूँ या ये कर लेती हूँ, दोनों चीज़ें कर लेती हूँ साथ में, बट अब ऐसा हो गया है अर्निंग इतनी हो जाती है कि मेरे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट आने के बाद कमाई को लेकर एक बात झूठी हो गई। पहले कहते थे कि एक छोटी जगहों में कमाई के मौके नहीं होते हैं, बिल्कुल कम ऑप्शंस होती हैं, इसीलिए लोग बड़े शहर जाते हैं। अब मुझे देखिए कि मैं मोगा से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा शहर है, लोगों को पता नहीं था कि मोगा है कहाँ, और बताना पड़ता था कि भैया आप लुधियाना से 60 किलोमीटर आगे जाएं, फिरोजपुर से पहले है। तो ऐसा कुछ आपको ज्योग्राफी से बताना पड़ता था। और खाने कमाने के लिए मैं मुंबई में भी रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बस इंटरनेट और स्मार्टफोन हो तो आप जंगल में रहकर भी कमाई कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में हरदा में रहने वाले महेंद्र दोगना को ही देख लीजिए। 9वीं फेल हैं, लेकिन बड़े बड़ों को जिंदगी जीने का सलीका बताते हैं, और ऐसा कमाते हैं कि हरदा में भी 3 पीस कोट और टाई में रहते हैं। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पे सफल होने के जो सीक्रेट्स हैं वो क्या है, वो समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। नमस्कार सभी गुड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सफलता का जो
पूरी की पूरी जर्नी रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत ही मज़ेदार रही है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा से बिलोंग करता हूँ। और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि छोटे शहर में रह के हम कुछ नहीं कर सकते या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरा ये सपना रहा है कि मैं युवाओं को ये दर्शा पाऊँ, ये दिखा पाऊँ कि छोटे शहर में भी रह के आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मैं बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ों को मैंने सहना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फील की है, देखी है। मेरे पिताजी एक मैकेनिक है और मैं बहुत कम उम्र से जो है गैरेज पर भी काम करता था। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है और उसके बाद मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ। संघर्ष तो मैं नहीं कहूँगा, हर चीज़ संघर्ष नहीं होती, वो सीख होती है एक्चुअल में, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम उस संघर्ष को सीख के रूप में देखते हैं या फिर संघर्ष के रूप में देखते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही है। अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन वो दिक्कतें जो है आज जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे दिक्कतें नहीं लगती, क्योंकि वो दिक्कतें ही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी जो है एक मैकेनिक है और हमारे यहाँ पर ज़मीन का बहुत सिस्टम चलता है कि जिसकी ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़्यादा अमीर है या गरीब है, इस प्रकार का सिस्टम थोड़ा सा चलता है। शादी ब्याह में भी हमारे यहाँ यही होता है कि जिसकी ज़मीन ज़्यादा होती है तो उसको अच्छी लड़की दी जाएगी या अच्छे घर की लड़की दी जाएगी, इस प्रकार का कुछ सिस्टम चलता है। तो हमारे पास ना ज़्यादा ज़मीन थी, मेरे पिताजी एक मैकेनिक थे। हमारे पिताजी की जो सीख थी वो सीख जो है वो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, जिनमें से एक सीख मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने 2 चीज़ें जो है मेरे को हमेशा छूट दी, मतलब छूट नहीं, वो एक सीख कहूँगा। पहला, उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि तुझे जो भी काम करना है वो काम कर। उन्होंने मुझे कभी किसी भी काम को करने से रोका नहीं है। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए। अब होता क्या है, यही दिक्कत आती है कि युवाओं को आजकल पहली छूट नहीं दी जाती है जो कि दी जानी चाहिए, और दूसरी जो दिक्कत होती है कि उन्हें पैसा दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि युवाओं के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो मेरे साथ नहीं हुआ। तो पाई का जो कीमत है वो मुझे पता चली, क्योंकि हर चीज़ के लिए, चाहे स्कूल की फीस भरनी हो, चाहे पिकनिक पर जाना हो, मेरे पिताजी कहते थे पहले गैरेज पर आओ, यहाँ पर काम करो, दिन भर मेरे साथ काम करो, उसके बाद जो पैसा लगेगा आपको वो मैं दूंगा। तो पहले मुझे काम करना पड़ता था, उसके बाद मुझे पैसा मिलता था। तो इससे मुझे पाई की कीमत समझ में आई है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था और मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअल में मुझे खेलकूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे बाद में मैंने जो है 1500 मीटर जो रनिंग होती है उसमें स्टेट खेला है, उसके बाद खो-खो में स्टेट खेला है मैंने। तो मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता था। म्यूज़िक में बड़ा शौक था मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो है वो लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो मुझे म्यूज़िक में भी बड़ा शौक था। लेकिन अब क्योंकि उस समय पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम उसको परस्यू नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ कि पढ़ने में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैथ्स मुझे बहुत गंदा लगता था, ख़राब लगता था कि यार ये तो एक बला है, और उससे बहुत बड़ी दिक्कत जो है मेरी लाइफ में 7th क्लास में जैसे तैसे मैंने परीक्षा तो दे दी, लेकिन मैथ्स के कारण मुझे सप्लीमेंट किया गया, मैं पास नहीं हो पाया। अब क्या हुआ कि जैसे तैसे परीक्षा देके वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा क्लियर की, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस चीज़ में मन नहीं लगता, आज यदि वहाँ फेल हुए तो आगे भी होंगे। 9th क्लास में भी सेम हुआ मेरे साथ। 9th क्लास में भी मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुझान रहा। मैंने NCC ज्वाइन कर ली, उसके कैंप किए, 1500 मीटर जो रेस होती है, रनिंग होती है, उसमें स्टेट खेला, खो-खो खेली। लेकिन वो सब खेलने के चक्कर में मेरी पढ़ाई पूरी छूट गई और मुझे 9th क्लास में फिर से सप्लीमेंट्री आ गई और मैं फिर से सप्लीमेंट्री की परीक्षा में भी पास नहीं हो पाया। मतलब कह सकते हैं कि मैं इतना पढ़ने में वीक था। लेकिन कहते हैं कि वही मुश्किलें, वही जो समय था, उसने मुझे आज यहाँ पर लेकर आया। क्योंकि जब मैं फेल हुआ उसके बाद मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि जिस चीज़ ने मुझे पीछे रखा है इस जीवन में, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ताने पड़े थे, मैं बहुत रोया था, मुझे आज भी याद है वो सब चीज़ें। तो मैंने प्रण ले लिया कि अभी खेल वगैरह सब, गाने वगैरह, म्यूजिक वगैरह, NCC वगैरह सब छोड़ दूंगा। अब पूरा का पूरा ध्यान जो है मैं लगाऊंगा पढ़ाई में। और फिर मैंने जो है पढ़ाई करना शुरू किया और उसके बाद जो है आज तक जर्नी मेरी कभी रुकी नहीं है। उसके बाद आज तक मैं किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुआ है और एक फेलियर लड़का बाद में एक टॉपर बना। 10th क्लास में मैंने मेरी स्कूल में टॉप किया था। 12th क्लास में मेरे बहुत अच्छे परसेंट थे और 12th क्लास में ही मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन भी हो गया।
और इतनी छोटी सिटी में बहुत कम उम्र में जो सफलता हासिल की थी उससे काफ़ी नाम हुआ। तो वहीं से मोटिवेशनल की भी जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में फेलियर बहुत थे, तो मुझे ना बार बार अपने आप को खड़ा करना पड़ा था। अब 12th तक आते आते ना मेरी जॉब लग गई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मैं ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मैं ना पूरे हिंदुस्तान में कुछ बहुत बड़ा करके दिखा सकता हूँ और मोटिवेशन की फील्ड में करके दिखा सकता हूँ। बात पैसे की नहीं थी, कई लोगों ने सलाह भी दी कि भैया गवर्नमेंट जॉब है, आपको आगे तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए और बड़ा पद लेना चाहिए, क्योंकि 12th में क्लर्क लेवल की जो जॉब है वो लगती थी पहले। तो मुझे बहुत सारी सलाहें भी मिली, लेकिन मैंने ना अपनी बातें कभी छोड़ी नहीं। मेरे अंदर जो था मुझे करना था, मैं किसी की बात नहीं माना। मैंने सोचा मैं पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि मुझे मजा आना चाहिए उस काम को करने में, और वो मजा आज आ रहा है और आगे भी आता रहेगा और उस टाइम भी आ रहा था। बातों की खाने वालों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आएंगे और जिंदगी में कमाई के नए नए तरीके सिखाने वाली कुछ और कहानियां सुनेंगे। इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है, ये सब कहते हैं, लेकिन कैसे बदला है ये आपको सिर्फ सोनू सूद दिखाता है। अभी हम सब जमकर काम करते हैं और कमाते हैं ताकि वक्त मिले तो घूम फिर सके। मतलब घूमने फिरने का मतलब है काम की छुट्टी। मतलब कमाई और घुमाई एक साथ संभव कभी नहीं। लेकिन इंटरनेट आया तो कुछ लोग ऐसा भी करने लगे कि जो घूमते हैं उसी से कमाई आती है। अरे विश्वास नहीं होता? आप अनन्य सूद की कहानी सुनिए। देखिए भैया, सूद है ये भी, बंदा घूमने के लिए मशहूर है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, कहती हैं कि भैया हमारी गाड़ी में फ्री में बैठो, ले चलो चलो आपको घुमाने लेके चलते हैं। विश्वास नहीं होता ना? अरे हो जाएगा, देखिए हमारी अगली कहानी। Hey guys, मेरा नाम है अनन्य सूद and I am a travel photographer and an influencer and I am an entrepreneur and recently a vlogger also as I have started my YouTube channel and ये जर्नी आई थिंक मेरे हिसाब से स्टार्ट हुई थी 7 साल पहले, जब मैंने इंस्टाग्राम पे, मेरे को घूमने का बहुत शौक था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग फोटोग्राफी पिक्चर्स एंड उसके बाद से वो बढ़ता गया एंड वो अब आज बड़े एक अच्छे मुकाम पे है एंड कि बहुत लोगों का प्यार है। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था जैसे कि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत कीड़ा होता था, बट जॉब भी रखनी पड़ती थी क्योंकि ट्रैवलिंग आप तभी सस्टेन कर सकते हो जब आपके पास पैसे हैं। और मैं देखता रहता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत रिसर्च करता था, मैं देखता था सब लोग सिर्फ ये प्रमोट करते थे कि अपनी जॉब छोड़ो, हाउ आई क्विट माई जॉब टू ट्रैवल द वर्ल्ड, हाउ आई क्विट माई जॉब। तो मैंने ये प्रमोट करना स्टार्ट किया था कि आप अपनी जॉब रख के भी ट्रैवल कर सकते हो। और मैंने बहुत पहले बहुत चीज़ें पढ़ी थी कि एवरीवन शुड हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम। तो पहले मुझे पता नहीं था कि इंस्टाग्राम से पैसे भी मिल सकते हैं। 2017 में मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, मुझे याद है, और दुबई में जॉब ढूंढने के लिए जा रहा था। जब मेरे पास पहला कैंपेन आया था, उसने बोला था आप एक फ़ोटो डालोगे आपको 5000 रुपये मिलेंगे। मैं कहा अरे वाह, फ़ोटो डालने के पैसे मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो वो आई थिंक पहला कैंपेन था और उसके बाद आई थिंक मेरे को पता लग गया कि इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हो। बचपन की बात ये थी कि या तो मैं बहुत ही बदमाश था कि मेरे माँ बाप, और पैसे भी कम होते थे कि मेरे को घर वाले जाने नहीं देते थे बाहर। जैसे स्कूल की ट्रिप्स होती थी तो सब बच्चे जा रहे हैं और मैं ही होता था कि मैं जा नहीं पाता था क्योंकि घर वाले पैसे नहीं देते थे। तो मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मैं जब बड़ा होऊंगा मैं खुद से फिर घूमूंगा। तो ये पहला मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था, तो मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे, उसके पास बहुत पैसे होते थे, तो मैं उसके साथ हम निकल जाते थे। उसके पास गाड़ी होती थी, हम बैठते थे और घूमने चले जाते थे, किसी को बताते नहीं थे। हम एक दिन में शिमला पहुंच जाते थे, एक दिन में मनाली पहुंच जाते थे, घूम फिर के वापस आ जाते थे, किसी को पता नहीं होता था। सबको लगता था मैं उसके घर सो रहा हूँ, वो मेरे घर सो रहा है और हम घूम के आ जाते थे। तो उसके बाद ना एक टाइम था जब ब्लैकबेरीज BBM होता था, तो BBM में ना सब डिस्प्ले पिक्चर लगाते थे अपनी। तो उस टाइम पे एक मेरी फ्रेंड थी, उसने ना डिस्प्ले पिक्चर में ऐसे ना हाथ खोल के पीछे एक नदी दिख रही थी और पहाड़ है, वो पिक्चर देख के मैं पागल हो गया था। तो मैंने कहा ये पिक्चर कहाँ की है, उस इंडिया लग ही नहीं रहा था वो। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस में जा रहा हूँ, गाड़ी में जाऊँगा, चल के जाऊँगा, मैं जाऊँगा इधर। शुरू तो सोच के बस यही हुआ था कि अच्छा लगता था, करना ही है।
कभी ये नहीं सोचा था कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसके साथ आप पैसे भी उसके साथ मिलेंगे, बट मैंने फिर कभी ये नहीं सोचा कि चलो मैं सिर्फ ये करता हूँ, हमेशा फिर मैंने डिवाइड ही किया है। मकसद ये था कि मेरे को ट्रैवल करना अच्छा लगता था, फ़ोटोज़ खींचनी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको पुश मिलता है, तो आप और ट्राई करते हो कि और बेहतर से बेहतर कर पाओ, बेहतर से बेहतर कर पाओ। तो इंडिया में मैं बहुत घूम चुका था, मतलब 1 साल में सिर्फ घूमा हूँ फिर अपने इस पैशन की वजह से। फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना है, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे को फोर्स करते रहते कि वहाँ जाओ, कुछ अपनी लाइफ का ढंग का करो, ये क्या घूमते रहते हो, आवारागर्दी क्या करते हो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना आते रहते हैं, आवारागर्दी करते हो, कुछ ये नहीं है, तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, ये सब मैंने बहुत सुना हुआ है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे को कैमरास चाहिए थे वो बहुत महंगे होते थे, 2.5 लाख के कैमरा होते थे, अब वो कहाँ से ले सकते थे। तो उसके लिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे कैमरास लेने हैं। और मुझे आइसलैंड जाना था, नॉर्दर्न लाइट्स जो थी ना वो मेरा सपना था कि मेरे को जाना है। तो उसके लिए फिर मैं दुबई आया, उसके लिए फिर मैंने जॉब ली, उसके लिए मैंने सब पैसे कमाए, कैमरा लिया और आइसलैंड गया। और जब वो मेरे को दिखी थी ना आइसलैंड, तो मेरे को लगा था वो वाह मकसद पूरा हो गया। स्ट्रगल तो आई थिंक किसी भी इंसान को, किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी जगह जाओ, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ आपको हाथ में नहीं मिलती, तो वो जो संघर्ष होता है वो तो करना ही पड़ता है। वो फोटोग्राफी के लिए भी मेरे को पता है कि मैं पूरी रात जाग के मैं सीखता था एडिटिंग कैसे होते हैं। आई थिंक इसका एग्जांपल मेरी मॉम ज़्यादा बेटर दे सकती हैं। बट जब दुबई भी गया था तो भी वहाँ पे स्ट्रगल ही होता था, क्योंकि हर जगह से रिजेक्शन मिलते थे। आप जाओ इंटरव्यू दो, कॉल नहीं कर रहे, फिर आप बैठे रहो देखते रहो, अच्छा ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो वो वेट और उसके जो वो रिलेशन होती है वो थोड़ी सी डीमोटिवेट करती है कि फिर आप अपने आप को पूछने लग जाते हो कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई ले नहीं रहा या ये नहीं होता। बट वो सेपरेट है, आपको हमेशा उसके ऊपर रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। मैं अपनी बहन के साथ रहता था, कोई खर्चा नहीं होता था, ना खाने का खर्चा ना रेंट का खर्चा, वो मैंने चखा ही नहीं था। और मैं आराम से 3-4 महीने वहाँ बहन के घर पे रहता था, और हर महीने उस 1 लाख रुपए से कभी लेंस ले रहा हूँ, कोई कभी कैमरा ले रहा हूँ, कभी कहीं घूमने जा रहा हूँ। फिर मेरे को याद है 6 महीने बाद अलाउड होता है दुबई में, जब पहली बार कहीं जॉब लेते हो कि 6 महीने बाद आप छुट्टी ले सकते हो। तो जब पहली छुट्टी मैंने ली थी उसके बाद वापस आया तो मेरी बहन ने बोला कि बेटा घर से बाहर निकल जा। तो वो मेरे को एक झटका था मेरी लाइफ का कि ओ यार इसने घर से कैसे बाहर निकाल दिया। बट अब रियलाइज़ होता है कि अगर उसने घर से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। यहाँ पे आके मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं थी यहाँ पे कोई ढंग की जिसको हम लेके जा सके। तो जब भी मैं दुबई से इंडिया आता था तो मुझे कोलैबोरेशंस इतने मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमारी गाड़ी ले जाओ, हमारी गाड़ी ले जाओ। मैं भी बहुत लोगों से मिला हूँ, तो मेरे को हमेशा से ये होता था कि ये जो चीज़ जो ऑन स्क्रीन दिखती है ये ऑफ स्क्रीन नहीं है। तो इट्स अ फसाड कि जो तुम दिखा रहे हो वो तुम हो नहीं। तो मैं हमेशा से जो भी मैं जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही दिखाता हूँ। तो अब लोगों को वो पसंद आ गया तो वो ऊपर जा रहा है। वैसे बचपन से तो मैंने गालियाँ खाई हैं, बट अब आके सब खुश हैं कि हाँ चलो ठीक है कुछ तो कर लिया है। जब शुरू किया तब रिएक्शन क्या था उनका? तब तो सब अगेंस्ट ही होते हैं। किसी के माँ बाप ये थोड़ी बोलेंगे कि आप फोटोग्राफर बन जाओ। तो वो जो परसेप्शन है आई थिंक इंडियन सोसाइटी में, मैंने एक ब्लॉग में पहले भी बोला था कि लोगों को लगता है अगर मैं जाके बोलता था कि मैं आई एम अ फोटोग्राफर, वो कहते क्या करते हो, शादी में जाके फ़ोटो खींचते हो। तो ये जो परसेप्शन है ना माइंड का कि एक फोटोग्राफर सिर्फ शादी में खींचता है, वो बहुत ही गलत है। कि तुम भाई मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, तो वो लोगों को समझ नहीं आता। जो चीज़ करनी चाहिए वो है कि सबसे पहले तो है कि स्टार्ट करो, डरो मत। जैसे मैं बहुत डरता था कि लोग मुझे जज करेंगे या लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो फिर मेरे को जब मैंने करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने ये देखा कि यार लोग तो बोलते ही रहेंगे, चाहे तुम करो चाहे तुम ना करो। इससे अच्छा तुम कर ही लो कि चलो कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हें अच्छी अप्रिशिएशन तो मिलेगी। नहीं तो मैं तो सोचता ही रहता, तो मैं तो कभी स्टार्ट ही नहीं करता। तो एक चीज़ है कि स्टार्ट करो, और स्टार्ट करो तो उसी के पीछे चलते रहो। अगर कोई चीज़ जैसे मैं सोचता हूँ तो फिर उसको दिन रात सोने से पहले खाने के बाद सिर्फ उसी के बारे में सोचो। तो वो फिर तुम्हारा एकदम घोड़े की तरह सीधा हो जाता है कि ये करना है, तो फिर वो उसी में तुम चले जाओगे। पहले लोग कमाने की कला गुप्त रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। पिता अपने पुत्र को गुरु अपने शिष्य के कान में हमेशा चुपचाप गुण देता था। कमाई की कला तिजोरी में बंद की जाती थी, लेकिन इंटरनेट आने के बाद लोग कमाने के तरीके बता रहे हैं।
कि किस तरह जमकर कमाया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि शुभ बांटने से बढ़ता है, वैसे ही डिजिटल सभ्यता में कमाई का तरीका बताने से ही आपकी कमाई बढ़ती है। आश्चर्य जैसा है लेकिन सच है। देखिए कैसे। सही बोलूं तो यूट्यूबर बनने का इरादा तो नहीं था। फाइनली इंसान हो या स्टॉक मार्केट, दोनों भी ऊपर ही जाते, बस यही याद रखो। उसमें बहुत पैसे मिलेंगे, लाखों अरबों कमा पाऊंगी, बट इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को एम्पावर करने में जो मिलता है ना, वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा हिट जो होता है वो आईपीओ रिव्यू के मेरे वीडियोस बहुत पसंद करते हैं लोग देखना। बस जिंदगी 360 डिग्री से जीना पसंद करती हूँ। सबके मन में एक ही सवाल रहता है, यूट्यूब से पैसा मिलता है? मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। यूट्यूबर बनना ये तो कहीं मन में टारगेट था ही नहीं। बस एक टीचर बनने का टारगेट तो लेकिन डे 1 से था। मैंने बोला से बचपन से वो टारगेट था। अब टीचर बनना है, वो भी कोई एक सामान्य टीचर, जितने भी सारे टीचर्स हैं उसमें से एक रचना है, वो मुझे नहीं बनना था। मेरे नाना जी मुझे कहा करते थे कि रचना मोची भी अगर तू बन जाएगी तो ऐसे लोगों ने बोलना है कि अगर तुम्हें जूते बनवाने हैं तो रचना से जाके बनवाओ। वो एक टारगेट मन में रखना है, तो वो सेम टारगेट रखा था। पहला वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं है। पहला मेरा जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो सीए स्टूडेंट्स का वीडियो है। तो मैं सीए स्टूडेंट्स को 2009 से पढ़ाती थी और कई सारे बच्चे पुणे के बाहर से पढ़ने के लिए आते थे पुणे में। तो कई बार ऐसे होता है कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाती थी जिसका नाम ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस है, तो उसमें कंपनी लॉ का एक सब्जेक्ट आता, एक छोटा सा एक पार्ट आ जाता था। अब लॉ में तो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो इन अमेंडमेंट्स को बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, ये एक बहुत बड़ा मुझे एक प्रश्न पड़ता था। तो ये अमेंडमेंट्स बच्चों तक पहुंचाने के लिए कि जब वो पुणे आते थे, पढ़ के जाते थे, अपने गांव वापस जाते थे, तो उन तक वो पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो तब मैंने क्या किया, जो कुछ भी अमेंडमेंट्स आते थे, चेंजेस आते थे, वो यूट्यूब चैनल पे डालना चालू किया। कोरोना की महामारी हुई तब लोगों को ये एहसास होने लगा कि हाँ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है, हाँ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तब वो ये लोगों को समझ में आया। बट प्रॉब्लम ये था कि समझ में तो आया था कि ज़रूरी है, बट कैसे करते हैं वो नहीं पता था। इसके लिए लोग शायद ज़्यादा यूट्यूबिंग करने लगे, कुछ सोल्यूशन मिलता है क्या वो ढूंढने लगे। तब से मैं ये एक ही चीज़ लोगों को बता रही हूँ कि जब आप लेटर से आप बैंक में एफडी करते हो तो आप रोज पूछने के लिए जाते हो क्या कि आज कितना रेट है, कल कितना रेट है, परसों कितना रेट है, या आप रोज नहीं पूछने के लिए जाते हो ना। तो स्टॉक मार्केट क्यों रोज देखते हो? आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आप रोज सुनार के पास जाते हो पूछने के लिए कि भाई आज क्या रेट चल रहा है, कल क्या रेट चल रहा है। कोई नहीं जाता है क्योंकि वो रेट्स पब्लिकली ज़्यादा आप ट्रैक नहीं करते हो, सेकंड बाय सेकंड आप चेंज होते हुए नहीं देखते हो। लास्ट एग्जांपल, आप रियल एस्टेट पे जब इन्वेस्ट करते हो आप रोज देखते हो नहीं ना। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब क्यों रोज देखना पसंद करते हो? ज़रूरत ही नहीं है। सो आप अगर डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एक अमाउंट SIP जिसको हम बोलते हैं, इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट मैं बोलती हूँ अगर आप SIP करोगे तो आप सबसे पहले सेव करो, फिर आप इन्वेस्ट करो, फिर आप प्रॉस्पर होंगे। तो SIP का फुल फॉर्म चेंज किया, सेव, इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर। चैनल चालू इसके लिए किया है ताकि लोगों को ये बता पाऊँ कि आप खुद अपने फाइनेंसेस मैनेज करो, आप ये कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर ये सब बताने के बाद मैं बोलती हूँ कि आप मुझे पैसे दो मैं मैनेज करती हूँ, ये तो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में चला गया। कई सारे कंपनीज के ओनर्स से डायरेक्टली बात हो गई है, लिस्टेड कंपनीज है। इनफैक्ट अपने इंडियन गवर्नमेंट के भी जो एम्बेसी के लोग होते हैं उनमें से 1-2 लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया था कि रचना हमारे लिए तो पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो क्या, आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करोगे क्या? तो मैंने उनको ये डिनाई किया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सब लोगों को दिखते वक्त सिर्फ मेरा चेहरा दिखता है, लोगों को लगता है कि रचना क्या क्या कर रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ रंगमंच पे मैं खड़ी हूँ, बैक स्टेज आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर जी है, हस्बैंड है और मेरा बेटा है। ये चारों लोग मेरे साथ एज ए टीम मेंबर काम करते हैं, क्योंकि अगर घर के लोग भी अपने साथ नहीं है तो आपकी मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। अगर मैं भी
बहुत ट्रेडिशनल तरीके से घर पे भी पूरा दोनों टाइम का खाना मैं ही बना रही हूँ, बच्चे की पढ़ाई मैं ही कर रही हूँ, घर की साफ सफाई मैं ही कर रही हूँ और ऑफिस भी मैं ही कर रही हूँ। तो मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ अकेले। तो मम्मी जी मेरी जो सासू माँ है वो भी घर पे बहुत ज़्यादा काम संभाल लेती है। पहले भी जितने दोस्तों के साथ क्लोज थी उतना ही आज हूँ। मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे बारे में। एंड बहुत सारे लोगों का जब भी मिलते हैं, दोस्त है, वो बोलते हैं कि मेरी एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसको आपसे मिलना है। तो बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। सबके मन में एक ही सवाल रहता है, यूट्यूब से पैसा मिलता है? तो मैं बोलती हाँ बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता था तो आज मैं 20 लोगों की टीम नहीं रख पाती थी। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इनकम एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना तो मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि यूट्यूबिंग के पहले जितना कमा रही थी उससे डेफिनेटली ज़्यादा कमा रही हूँ। एक नॉर्मल जो 9 to 6 जॉब करके आपको जितना मिलता है उसके आगे 1 0 आराम से लग सकता है। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि यूट्यूबिंग आपकी पैशन है, वीडियोस बनाना आपकी पैशन है, लोगों तक आपके पास जितना नॉलेज है वो स्प्रेड करने का अगर आपके पास वो एक पैशन है, या फिर आप अच्छा कॉमेडी कर लेते हो, आपका हुनर दिखाने में आपका पैशन है, तो आप ज़रूर ये सब कर सकते हो। मेरे आगे नाना जी कहा करते थे कि अकबर के भी अंगूठी पे ये लिखा था कि ये दिन भी जाएंगे। तो सब लोगों ने ये समझ में आना चाहिए कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है लाइफ में। स्टॉक मार्केट भी हमको यही सिखाता है कि जहाँ पे बुल्स पूरा कंट्रोल करते हैं, ऊपर मार्केट जाता है, लेकिन उतना ही नीचे भी मार्केट आता है। तो वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द डाउनफॉल। आज की कहानियों का मॉरल ये है कि इंटरनेट ने दुनिया बदल दी है। परिभाषाएं, मुहावरे, कहावत सब उल्टे हो गए। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अपने देश की ऐसी ही कमाल की बातें आपको सुनाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हमेशा खुश रहें।